हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परशम। टू द पॉइंट सीरीज में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था, एंड होम रूल मूवमेंट जो होम रूल लीग का फॉर्मेशन किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, वो भी 1916 में किया गया था। तो 1916 के दो इवेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लखनऊ पैक्ट और होम रूल मूवमेंट के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे PYQs। पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से, वो पहले पूरे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। फिर हम थ्योरी पोर्शन को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक, इसके पहले कई सारे वीडियोज हमने बनाए हैं टू द पॉइंट सीरीज में, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है हिस्ट्री की, आप वो सारे वीडियो वहां पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं या जो भी हम MCQ लेकर चल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने, इसलिए केवल हम टू द पॉइंट डिस्कशन ही कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी एक सेपरेट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, जो हिस्ट्री के पूरे कंप्लीट लेक्चर वहाँ पे कवर किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल वन लाइनर के फॉर्म में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा। इसके अलावा अगर आज की क्लास की PDF आपको लेनी है तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वेबसाइट से आप आज की क्लास की PDF ले सकते हैं। और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के MCQ या फिर PYQs के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस। जैसा कि मैंने कहा था, जब INC का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद दिसंबर के मंथ में हर साल इनके एक एनुअल सेशन होता था। ठीक है, और हर सेशन के अपने कुछ प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जैसे कि पहला सेशन था तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। फिर मैंने आपको 1907 का सेशन बताया था, सूरत स्प्लिट, जिसमें आपको रस बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट थे। वैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है 1916 में, कब, 1916 में, उसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोजेस द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, लेकिन इनमें से वो कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो इस बात का अपोज करता है? तो आप सभी को पता है तिलक जी तो नहीं हो सकते, क्योंकि तिलक जी और एनी बेसेंट ने मिलकर ही तो इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। बाद में जाकर महात्मा गांधी जी के कहने पर ये जो आपकी होम रूल मूवमेंट है ना, वो कांग्रेस से जाके मर्ज हो गया था। मतलब महात्मा गांधी भी सपोर्टर थे, अरविंदो घोष भी सपोर्टर थे, बट गोपाल कृष्ण गोखले जी यहाँ पर अपोज में थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहली बात है कि एनी बेसेंट वाज द थियोसॉफिस्ट। थियोसॉफिस्ट, आप लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सुना होगा, उसकी मेंबर थी ये, जो कि गॉड की टीचिंग के बारे में मतलब लोगों को स्प्रेड करती थी। ठीक है, और ये भारत आई थी 1896 में। सेकेंड है, हैविंग फेल्ड टू यूनाइट कांग्रेस, तिलक एंड बेसेंट डिसाइडेड टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन देयर ओन। इन लोगों ने काफी कोशिश की कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो वापस से यूनाइट हो जाए, है ना, और उसके बाद उन्होंने खुद की एक सेपरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। नेक्स्ट है, बेसेंट ने इस पूरे कैंपेन में 2 पेपर्स पब्लिश किए हैं, जैसे कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर। यहाँ से आपको एक चीज सीखने मिली कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के दौरान 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द तिलक लीग। अब यहाँ पे जो होम रूल लीग था ना, वो 2 ब्रांचेस में था। एक तिलक मतलब तिलक जो थे उसके हेड थे, और दूसरे एनी बेसेंट जो थी वो उसको लीड कर रही थी, हेड थी। तो 2 ब्रांचेस थी होम रूल लीग की। तो यहाँ पे तिलक की जो लीग है उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। पहला लिखा है कि तिलक ने इस लीग का फॉर्मेशन जो है अप्रैल 1917 में किया था। दूसरा है, जो तिलक थे उनकी 6 ब्रांचेस थी होम रूल लीग की, और ये रिस्ट्रिक्टेड थी महाराष्ट्र, एक्सक्लूडेड बॉम्बे सिटी, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार। दे डिमांडेड स्वराज,
इन्होंने स्वराज की डिमांड की, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड की और वर्निकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात की। कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। यहाँ पे होम रूल लीग के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि 1916 में शुरू हुआ था। तो दोनों ब्रांचेस जो है वो 1916 में ही शुरू हुई थी, एक तिलक ने की थी और एक एनी बेसेंट ने की थी। तिलक जी का जो एरिया था वो बहुत कम एरिया था, मतलब महाराष्ट्र जिसमें बॉम्बे इंक्लूड नहीं था, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार था और केवल इनकी 6 ब्रांचेस थी। जबकि एनी बेसेंट जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया, इन जगहों को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया में होम रूल लीग को लीड करने का काम एनी बेसेंट कर रहे थे और एनी बेसेंट के 200 से ज्यादा ब्रांचेस थी और तिलक जी की केवल 6 ब्रांचेस थी। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो बी, सी एंड डी आर द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे होम रूल लीग के दौरान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते समय किसने अपने नाइटहुड के टाइटल को छोड़ दिया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। जैसे हम लोग जब जलियांवाला बाग मैसकर आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हम नाइटहुड के टाइटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम होम रूल लीग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे नाइटहुड के टाइटल को छोड़ने का काम एस सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कब और कहां पर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कांग्रेस के साथ फिर से मिल गए थे, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए थे? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ सेशन में, 1916 के लखनऊ सेशन में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन बी। टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड इन 1915-1960 अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो यहाँ पे होम रूल लीग की 2 ब्रांचेस थी, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक लीड कर रहे थे तिलक जी, दूसरे लीड कर रही थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर मर्ज इनटू। अब जो तिलक जी की होम रूल लीग चल रही थी वो बाद में जाके एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ मर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि तिलक जी को यहाँ पे एक केस के चलते हुए ब्रिटेन जाना पड़ता है। अभी हम उस केस के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये बात होती है 1918 की, मतलब 1916 से लेकर 1918 केवल 2 साल तक ये होम रूल लीग रन हो पाई है, उसके बाद ये डिक्लाइन हो गई। और बाद में गांधी जी के कहने पर 1920 में आप देखेंगे कि ये आपको कहाँ पे मर्ज हो जाएगी, कांग्रेस के साथ। इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने स्वराज सभा अपना नाम कर लिया था 1920 में और कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ वेसेंट होम रूल लीग। तो जो एनी वेसेंट की होम रूल लीग थी उसके सचिव मतलब सेक्रेटरी कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज अरुंडले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिर्फ अभी देख लीजिए, हो सकता है कोई बच्चा हो जिसको इन क्वेश्चंस के आंसर ना पता हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे तो ये सारे आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लखनऊ पैक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे हर साल कांग्रेस का सेशन होता था वैसे इस साल भी 1916 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे डिसाइड किया गया? पहले तो बॉम्बे में डिसाइड किया गया, फिर नागपुर, कोलकाता से कई बार जगह इसकी चेंज हुई है। फाइनली डिसाइड किया गया कि ये सेशन कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। तो 1916 का जो लखनऊ का कांग्रेस का सेशन हो रहा था उसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यहाँ पर इसके पहले जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके लीडर हैं बाल गंगाधर तिलक और जो मॉडरेट है उनके लीडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग है उसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना जी है। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आप सभी को पता है कि 1913 में कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने का काम कर लिया था, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे से वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे। तो एक बहुत बड़ा रोल जिन्ना जी ने प्ले किया है। जो जिन्ना जी है पाकिस्तान, जिनका फादर ऑफ पाकिस्तान आप बोल सकते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है मुस्लिम लीग को और इंडियन कांग्रेस को साथ लाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा है इसमें 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहला इंसिडेंट क्या होता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो जाते हैं, मतलब गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रीयूनिटी हो गई है, यूनाइटेड हो गया है वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड क्या होता है यहाँ पर? सेकेंड, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक साथ आ जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे? पहले तो इन्होंने खुद कांग्रेस से अलग होकर 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया और अभी कांग्रेस के साथ हाथ कैसे मिलाने लगे? ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं, कुछ कंडीशंस को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था
और उसके बाद यहाँ पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस के साथ मिलके आगे के मूवमेंट को रन करने के लिए एग्री हुई थी। और जो ये एग्रीमेंट हुए हैं ना, उसको ही हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अब लखनऊ पैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले दो क्वेश्चंस और समझने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि क्या रीजन थे कि दोनों पार्टी साथ में आई, और लखनऊ पैक्ट के क्या एग्रीमेंट थे। तो दोनों पार्टी के साथ में आने के कुछ बेसिक रीजन मैं आपको बताती हूँ। ये बात आपको पता है कि कर्जन ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था और बंगाल को दो पार्ट्स में, वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल में डिवाइड किया था। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थी और आपका ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थी। काफी सारे जो मुस्लिम्स थे वो खुश थे, इसलिए बाइकॉट मूवमेंट पर शामिल नहीं हुए थे और यहाँ पे उनको एक अपना प्रोविंस मिल गया था, एक अपना अलग से स्टेट मिल गया था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, इसलिए मुस्लिम खुश थे। और मुस्लिम्स के राइट्स के लिए फिर आगे जाके 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया था। जो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो ये लोग समझते थे, मुस्लिम लीग के लोग समझते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे हितैषी हैं, मतलब ब्रिटिशर्स हमारे बारे में, हमारे राइट्स के बारे में सोचते हैं, जबकि कांग्रेस ऐसी नहीं है। कांग्रेस केवल हिंदू मेजोरिटी संस्था है, हिंदू मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और वो हिंदुओं के राइट्स के बारे में ही सोचती है। इसलिए हिंदू जो थे वो मेजरली विरोध कर रहे थे 1905 के बंगाल पार्टीशन का। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग समझ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स हमारे फ्रेंड है और कांग्रेस ही हमारे विरोध में है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में कर दिया था। फाउंडर आपको पता है, ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद आमिर अली, आगा खां थर्ड, खान बहादुर गुलाम, इन सब ने मिलकर मुस्लिम लीग 1905 में बना ली थी ढाका में। ठीक है, इतनी चीजें। अब आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर 1906 में जब शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, शिमला में जब कॉन्फ्रेंस होती है तो मिंटो से ये लोग जाके कहते हैं कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरल चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो इनको रिजल्ट तो चाहिए था कहाँ पे, 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा उसमें इनको ये बात क्लियर चाहिए थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो आपकी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियन होने चाहिए। कितने इंडियन होने चाहिए? 2 इंडियन होने चाहिए, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और फिर जब 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरल की बात तो की जाती है, लेकिन वायसराय की जो काउंसिल होती है ना, उसमें केवल एक ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, वो भी होते हैं हिंदू। कौन? सत्येंद्र सिन्हा। तो कोई भी मुस्लिम वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल नहीं होता। तो इस बात से थोड़े मुस्लिम लीग के जो मेंबर होते हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, 1911 में आपको पता है हार्डिंग के समय जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उस समय क्या किया गया था, जो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको रद्द कर दिया गया था, है ना, इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये लोग इसी बात से खुश थे ना कि बंगाल का पार्टीशन हुआ है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, हम अपने राइट्स की बातें कर रहे हैं, बंगाल का पार्टीशन ही खत्म हो गया, बंगाल का पार्टीशन ही खत्म हो गया। तो अगेन यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स इनके क्या बन गए? दुश्मन बन गए। और कांग्रेस के दुश्मन तो ब्रिटिशर्स थे ही, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अब साथ में आ रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसके बाद एक और रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर होता है 1914, वो किसके अपोज में होता है? एक तरफ ब्रिटेन होता है और दूसरे कंट्रीज होते हैं, और एक तरफ कौन होता है? आपका ऑटोमन एम्पायर होता है। और ऑटोमन एम्पायर के जो किंग आप बोल सकते खलीफा, तो वो काफी मतलब अपने धर्म गुरु जो है वो मुस्लिम मानते हैं। सभी लोग, सभी जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उस समय की, सभी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो खलीफा को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं। तो हिंदुस्तान के भी जो मुस्लिम होंगे वो भी इनको अपना गुरु मानेंगे। तो ब्रिटिशर्स के तो अगेंस्ट हो गए ना ये लोग, क्योंकि ये खलीफा के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो ये 3 रीजन होते हैं जिससे मुस्लिम अगेंस्ट हो जाते हैं और कांग्रेस के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आई? ये 3 रीजन। अब इसमें मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ लाने के लिए। इसलिए सरोजिनी नायडू ने इन्हें ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया था कि किसने ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी मोहम्मद अली जिन्ना को कहा है, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पे इस सेशन के लिए जो लखनऊ पैक्ट तैयार हुआ, जो एग्रीमेंट तैयार हुआ, उस एग्रीमेंट, ये बात तो क्लियर है कि लखनऊ में सेशन हो रहा है और प्रेसिडेंट कौन है? अंबिका चरण मजूमदार है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो सेशन हो रहा है उसमें जो एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, जो कंडीशंस लिखी जा रही है, उन पे कौन साइन कर रहा है?
तो मुस्लिम लीग की तरफ से आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलत कर देता है कि अंबिका चरण मजूमदार जो है वो सेशन के प्रेसिडेंट है तो वही पैक्ट पे साइन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट पे साइन करने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्लियर हो गई थी चीजें। अब इस पैक्ट में क्या बातें थी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। आइए हम बातें करते हैं पैक्ट में क्या बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये है अंबिका चरण मजूमदार जो कि लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने भाषण में पार्टी को एड्रेस करते हुए कहा था, इफ द कांग्रेस वाज वरीड एट सूरत इट इज रीबॉर्न इन लखनऊ इन द गार्डन ऑफ वाजिद अली शाह। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जैसे कि सूरत में कांग्रेस जो थी वो जल गई थी, दो धड़ों में टूट गई थी, लेकिन वाजिद अली खान के गार्डन में मतलब लखनऊ में वापस से रीबर्थ हुआ है कांग्रेस का। ठीक है ना। अब यहाँ पे कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है। इस लखनऊ पैक्ट की कुछ कंडीशंस मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहली बात, दोनों आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों तैयार हो गए थे कि हाँ, भारत में सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। भारत में क्या होनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। इसके अलावा इनकी डिमांड थी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जुडिशरी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग है। एक का काम है कानून बनाना, कानून को एग्जीक्यूट करना, और दूसरे का काम होता है सजा देना। तो इसलिए इन्होंने डिमांड रखी थी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो मतलब भारत का सचिव जो था व्यक्ति जो लंदन में बैठा हुआ है, उसकी जो सैलरीज थी और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी थी वो किससे जाती थी? भारत से जाती थी, भारत के कोष से जाती थी, इंडियन फंड से जाती थी। तो यहाँ पर आईएनसी और मुस्लिम लीग का कहना था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है और ब्रिटिश ऑफिसर्स है, इनकी सैलरी जो है वो भारत से ना दी जाए, ठीक है, नॉट इंडियन फंड से ना दी जाए। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पहले जो टेन्योर था वो 3 साल था, उसको बढ़ा के 5 साल करने की बात की। आज भी हमारे देश में जो विधानसभाएं होती हैं उनका टेन्योर 5 साल का होता है, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टर्म था वो 3 ईयर से इंक्रीज करके 5 ईयर करने की बात यहाँ पे की गई थी। अगला कंडीशन यहाँ पे रखा गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हाफ मेंबर, आधे मेंबर कैसे होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। और इस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होगा ना, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होंगे ना, वही व्यक्ति यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे, मतलब इलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आज भी हमारे देश में क्या होता है, जैसे कि कोई विधानसभा है या लोकसभा है, तो लोकसभा के जो व्यक्ति होते हैं वही लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, है ना। वैसे इनका कहना था कि जिस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें मेंबर की संख्या कितनी थी? 60 थी। ठीक है, मैंने आपको 1909 का एक्ट सिखाया हुआ है, उसमें संख्या कितनी थी? 60 थी। और ये लोग फेवर में थे कि संख्या को इंक्रीज कर देना चाहिए, और ये संख्या इंक्रीज करके कितनी कर देनी चाहिए? 150। क्लियर। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 150 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई। इस मैप के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले 60 थी, इसको बढ़ाकर कितनी करने की कही गई? 150 करी गई। इन 150 में से जो 75 व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे? इंडियन होंगे। 75 कौन होंगे? इंडियन होंगे। और इन 75 का भी 1/3 मतलब 25 कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। क्या कहा गया? क्योंकि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में 1909 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 60। इनकी संख्या बढ़ा के 150 करने की बात की गई, और उनमें से भी 75 व्यक्ति कौन होंगे? इंडियंस होंगे। उन 75 व्यक्ति में से भी उन 75% में से 1/3 व्यक्ति कौन होंगे? मुस्लिम्स होंगे। मतलब 25 व्यक्ति कौन होंगे? मुस्लिम्स होंगे। और ये जो मुस्लिम होंगे ना, उनका इलेक्शन कैसे होगा? ये इनके मतलब इनका जो एरिया होगा, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पर सेपरेट इलेक्शन किए जाएंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल की बात यहाँ पर की गई थी। क्लियर। यही बात लिखिए, मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड कर दी गई। अगर कोई भी बिल जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो बिल जो है वो किसी धर्म से रिलेटेड है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड है अगर वो, तो उस काउंसिल में
जितने मेंबर है, जैसे कि मुस्लिमों के लिए कोई बिल आया है तो जितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो 3/4 उस बिल को कंसर्न करेंगे, उस बिल को पास करेंगे, तो ही वो बिल वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब एक तरीके से हमने वीटो यहाँ पर यूज करना शुरू किया था। ठीक है ना, बात समझ में आई इतनी? तो ये सारी बातें यहाँ पे लखनऊ पैक्ट में कही गई थी। तो लखनऊ पैक्ट से हुआ क्या? नेगेटिव इम्पैक्ट लखनऊ का यही हुआ, लखनऊ पैक्ट का, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो अलग अलग पार्टीज है और दो अलग अलग धर्मों को वो रिप्रेजेंट करती है, और यही आगे जाके टू नेशन थ्योरी का एग्जैक्ट पॉइंट बनता है। ठीक है ना, यही से फिर आगे आप जाके देखोगे टू नेशन थ्योरी बनेगी और उसके बाद पाकिस्तान एक अलग नेशन बन जाएगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई? तो ये सारी बातें थी लखनऊ पैक्ट में। कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे होम रूल लीग के बारे में। हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस इन 1960? किसने एग्रीमेंट साइन किया था, बनाया था? तो ये आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही सारी बातें लिखी है कि लखनऊ पैक्ट वॉज एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज साइन बिटवीन द बाल गंगाधर तिलक एंड द मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इम्प्लीकेशन वॉज टेकन इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916? तो 1916 में सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड मुस्लिम लीग की एक्सेप्ट कर ली गई थी। जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि हमको एक सेपरेट इलेक्शन चाहिए है, तो उसकी डिमांड को एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन द ईयर। यही आपका कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi was appraised of problem of चंपारण peasant? तो चंपारण peasant के किसान जो थे ना, चंपारण के जो किसान थे, उनकी प्रॉब्लम्स को कहाँ पर रखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कहाँ पे रेज किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ सेशन 1916। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे होम रूल लीग के बारे में। तो यहाँ पे तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर काफी कोशिशें की थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो पार्ट्स हैं वो एक साथ हो जाए वापस से। और 1914 में, जैसा कि मैंने बताया था, सूरत स्प्लिट के बाद क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 1914 तक वो जेल से बाहर आ गए थे। ठीक है ना, जेल से वो बाहर आ गए थे और ये दोनों मिलके भारत में एक नया पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, जिसमें यंग जो जनरेशन है उनको इनकरेज करना है कि आप नेशनल मूवमेंट में आके तैयार हो, जुड़ो। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे ये लोग, सेल्फ गवर्नमेंट की बात, एजुकेशन की बात करते थे कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे। तो इस तरीके से कुछ इनके एजेंडाज थे, जिसके कारण इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। ये होम रूल लीग जो थी ना, वो 1916 से लेकर 1918 लगभग 2 साल तक रही। और इसको शुरुआत करने के लिए जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है, इंपॉर्टेंट फेसेस हैं, तो वो है बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। ठीक है, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट डोमिनियन स्टेटस के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे, उन्हीं से इंस्पायर होकर यहाँ पर इन दो लीडर्स के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस थी होम रूल लीग की, एक तिलक जी रन कर रहे थे और एक एनी बेसेंट रन कर रही थी। पहले हम तिलक जी के ब्रांच के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो अप्रैल 1916 में तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की। कहाँ पे शुरुआत की? फर्स्ट होम रूल मीटिंग जो थी वो बेलग्राम में हुई। ठीक है, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया? पुणे में बनाया। तिलक जी की जो लीग थी वो महाराष्ट्र में, एक्सेप्ट फॉर बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में थी। इनके 6 ऑफिसेस थे जो स्वराज वगैरह की बातें करते थे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, वर्निकुलर एजुकेशन के ऊपर चर्चा करते थे। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ तिलक जी की जो लीग थी ना, उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था। वहीं एनसी केलकर जो थे वो सेक्रेटरी थे इस मूवमेंट के। इसी होम रूल लीग के समय तिलक जी ने अपना एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसी होम रूल लीग के समय उन्होंने 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश किए थे वीकली। पहला था केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरा है मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इनकी लैंग्वेज भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। इसके अलावा लोकमान्य तिलक जी के द्वारा 2 बुक भी लिखी गई थी, गीता रहस्य और आर्टिक होम ऑफ वेदास। ठीक, तो ये एक होम रूल लीग जो कि तिलक जी के द्वारा शुरू की गई थी, उसके बारे में इतनी ही बातें याद रखनी, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में।
अब बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है, जो कि 1893 के आसपास भारत में आई थी और एक आयरलैंड से थी, ये आयरिश वीमेन थी और वहीं की होम रूल लीग से इंस्पायर होकर इन्होंने भारत में भी होम रूल लीग की शुरुआत की थी, ठीक है ना। इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने, वो मद्रास से की थी। कहाँ से की थी इन्होंने? मद्रास से की थी। स्टार्टेड विद द सुब्रमण्यम अय्यर इन अडयार इन द September 1960 और जॉर्ज अरुणडले वॉज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो इनके सेक्रेटरी कौन थे? जॉर्ज अरुणडले थे, ठीक है। इन्होंने जो तिलक जी के एरियाज थे उनको छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में अपनी ब्रांचेस को ओपन किया था। लगभग 200 ब्रांचेस एनी बेसेंट ने जो है वो खोल के रखी हुई थी होम रूल लीग की। कई सारे यंग मैन इनकी होम रूल लीग के साथ आके जुड़ते हैं और बाद में जाके यही लीडर इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी भी इनकी होम रूल लीग से जाके जुड़े हुए थे, जमुना दास, द्वारका दास। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे सत्यमूर्ति ऑफ चेन्नई, जितेंद्र लाल बैनर्जी ऑफ कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई सारे यंग मैन इनकी होम रूल लीग के साथ जाके जुड़ते हैं और बाद में जाके इंडियन पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करते हैं। द लीग वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल अवेयरनेस। इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई थी किन एरियाज में? सिंध, गुजरात, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा। एनी बेसेंट ने न्यूज़पेपर भी लिखे थे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहे हैं इस पूरे मूवमेंट में। तो आपको एनी बेसेंट का भी क्या रोल था वो समझ में आया। बाद में होता क्या है, ये मूवमेंट जो था वो एक मास मूवमेंट नहीं था। इसमें केवल कुछ एडुकेट पर्सन या फिर जो रिच क्लास थी वो केवल आके यहाँ पे इंक्लूड हुई थी और कुछ कॉलेज स्टूडेंट थे। इस लीग को सपोर्ट नहीं मिला था, ना ही मुस्लिम से मिला था, ना ही एंग्लो इंडियन से मिला था और ना ही नॉन ब्राह्मण से मिला था। लोगों का कहना था ये मूवमेंट जो है वो अपर कास्ट हिंदू के लिए, रिच पर्सन्स के लिए और यंग लोग आके यहाँ पे जुड़े हुए थे। होता क्या है 1918 में, देखो आप लोगों को एक व्यक्ति के बारे में पता होगा, वैलेंटाइन चिरोल। उनकी एक बुक थी इंडियन अनरेस्ट और उन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो तिलक जी को कहा था। तिलक जी ने इन पे केस किया था और इसी केस के लिए ब्रिटेन चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। हालांकि तिलक जी इस केस को बाद में हार गए थे। तो तिलक जी की एब्सेंट में एनी बेसेंट जो थी वो पूरे लीग को कंटिन्यू रन नहीं कर पाई थी और ये जो आपका मूवमेंट चल रहा था वहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है। बाद में महात्मा गांधी जी के कहने पर होम रूल लीग को मर्ज कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ 1920 में। क्लियर? तो आज हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। एक हमने होम रूल लीग के बारे में बात की है और एक हमने लखनऊ पैक्ट के अलावा, हाँ, लखनऊ पैक्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, लखनऊ सेशन के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर करना है। द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो ये जो टर्म था ना होम रूल, ये किस कंट्री से, किस देश से हमने अडॉप्ट किया है? इंडिया, जापान, आयरलैंड या फिर यूएसए? जो भी सही आंसर होगा कमेंट में देना। कैसा लगा सेशन ये बात भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ जहाँ पे हम टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। टेक केयर।